लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। कश्मीर के अनंतनाग से कुछ किलोमीटर दूर करेवा के पठार हैं। यहाँ पर एक ऐसा खंडहर है जिसे देखकर लगता है जैसे उसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैत्य ने बनाया हो। बड़े बड़े पत्थर के खंभे और बर्फ से ढके पहाड़। इस सन्नाटे के बीच खड़ा एक खंडहर कभी मार्तंड सूर्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह खंडहर नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला वो इंसान है जिसने इस मंदिर को बनवाया था। कश्मीर का वो सम्राट ललितादित्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक उसने रूल किया। वो राजा जिसे भारत का सिकंदर भी कहा जाता है कि उसने उस दौर के चीन तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। यही नहीं, अरब हमलों को भी इस एक राजा ने नाकाम कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे इतिहास की किताबों से इस राजा का नाम ना के बराबर पढ़ने को मिलता है। हम आज अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और मुगलों का इतिहास तो जानते हैं, लेकिन ललितादित्य के बारे में बहुत ही कम बात होती है। क्या सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड सच में एक अजेय योद्धा थे, या फिर उनकी कहानी एक 400 साल पुराना झूठ है जिसे हार के डर से गढ़ा गया था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इतिहास की गहरी परतों को खंगालेंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 724 ईस्वी से। दुनिया एक बहुत बड़े और भयानक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। ईरान का ताकतवर ससानी साम्राज्य अरबों के हमलों से पूरी तरह टूट चुका था। उधर चीन में तांग राजवंश अपनी सीमाओं को बचाने के लिए अंदरूनी बगावत से जूझ रहा था। वहीं भारत में भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव हो रहे थे। उत्तर भारत को एक धागे में बांटने वाला हर्षवर्धन का साम्राज्य टूट चुका था। इस पतन से बहुत बड़ा पावर वैक्यूम आया। पूरा नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बट गया। कई अलग अलग डायनेस्टी आई जो सत्ता के लिए आपस में लड़ रही थी। इसी उथल पुथल के बीच कश्मीर की गद्दी पर कारकोटा वंश का 5वां राजा बैठा। इनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। लेकिन ललितादित्य को जो कश्मीर विरासत में मिला था वो आज की कश्मीर जैसा बिल्कुल नहीं था। ललितादित्य के राजकाज के शुरुआती दौर में कश्मीर की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी। झेलम नदी में बहुत ज़्यादा गाद यानी सिल्ट जमा हो गई थी। इसकी वजह से घाटी में बार बार भयानक बाढ़ आती थी। खेती के लिए ज़मीन बहुत कम बची थी। राज्य का खजाना खाली हो रहा था और आम जनता परेशान थी। ललितादित्य बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें समझ आ रहा था कि अगर अपना स्टेट बचाना है तो सिर्फ कश्मीर की वादियों में रहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है कि एक छोटी सी पहाड़ी घाटी का राजा पूरे इंडिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्से तक अपना प्रभाव कैसे जमा सकता था। यहीं पर ललितादित्य ने एक ऐसा दांव चला जो उस दौर में शायद ही कोई सोच सकता था। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय राजा हाथियों और भारी पैदल सेना पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। ये सेना ताकतवर तो होती थी, लेकिन कंपैरेटिवली धीमी होती थी। ललितादित्य ने इस परंपरा को ही छोड़ दिया। इन्होंने चीन और सेंट्रल एशिया से इंस्पायर होकर अपनी सेना में विदेशी भाड़े के सैनिकों को शामिल करना शुरू किया। यहाँ तक कि इन्होंने तुर्क घुड़सवार सेना को भी अपना हिस्सा बनाया। ये घुड़सवार बिजली की रफ्तार से हमला करते थे और दुश्मन के संभलने से पहले ही गायब हो जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ललितादित्य का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या कोई घोड़ा नहीं था, बल्कि एक विदेशी इंसान था। ललितादित्य ने अपनी सेना का सेनापति तारिंग बेसिन यानी कि आज के शिनजियांग से आए एक विदेशी तोखारियन स्ट्रेटेजिस्ट को बनाया। इस इंसान का नाम था चन कुन्य। चाइनीज दस्तावेजों में इसे कैन क्यून भी कहा गया है। आज हमें शायद लगे कि किसी विदेशी को इतनी बड़ी पावर देना अजीब था, लेकिन 8वीं सदी का कश्मीर हिंदू और बौद्ध धर्म का एक मिला जुला सेंटर था। चनकुन्य एक कट्टर बौद्ध था और ललितादित्य ने न सिर्फ उसे सेनापति बनाया, बल्कि उसे कश्मीर में बड़े बौद्ध स्तूप बनाने की भी पूरी छूट दी। चनकुन्य अपने साथ तांग राजवंश की एडवांस मिलिट्री तकनीक लेकर आया। वो घेराबंदी करने के नए तरीके जानता था। अब कश्मीर की सेना सिर्फ एक लोकल फोर्स नहीं रह गई, वो एक इंटरनेशनल वॉर मशीन बन चुकी थी। लेकिन हथियार और विदेशी सेना मुफ्त में नहीं आते। इस बहुत बड़ी सेना को पालने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए था। कश्मीर के गरीब किसानों पर टैक्स लगाकर ये पैसा बिल्कुल भी जुटाया नहीं जा सकता था। ललितादित्य को एक नया और बड़ा खजाना चाहिए था, और इस मामले में उनकी नज़र पड़ती है भारत के सबसे अमीर इलाके पर।
लेकिन सवाल ये था कि क्या कश्मीर की जो नई सेना है ये उत्तर भारत के पुराने और ताकतवर राजाओं का सामना कर पाएगी? 8वीं सदी में उत्तर भारत में एक शहर होता था कन्नौज। कन्नौज उत्तर भारत का धड़कता हुआ दिल था। ये वो शहर था जिसका गंगा के उपजाऊ मैदानों पर सीधा कंट्रोल था। जिसके पास कन्नौज, उसी के पास भारत का सारा पैसा। उस वक्त कन्नौज पर राजा यशोवर्मन का राज था। यशोवर्मन भी कोई आम और कमज़ोर शासक नहीं थे। वो उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा माने जाते थे। असल में शुरुआत में तिब्बतियों और सिंध की तरफ से भारत पर हो रहे भयानक अरब हमलों को रोकने के लिए ललितादित्य और यशोवर्मन ने हाथ मिलाया। दोनों के इस मजबूत गठबंधन ने अरबों को भारत के अंदर घुसने से रोक दिया। लेकिन जब ये विदेशी खतरा टल गया तो सत्ता की भूख जाग उठी। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते लगभग 740 ईस्वी के आसपास ललितादित्य ने अपने ही सहयोगी यशोवर्मन के शहर कन्नौज पर धावा बोल दिया। एक तरफ यशोवर्मन की पारंपरिक हाथियों वाली बहुत बड़ी सेना थी जो कि थोड़ी धीमी थी। दूसरी तरफ ललितादित्य के सेंट्रल एशियन घुड़सवार थे। तुर्क घुड़सवारों ने हाथियों के सामने जाने की बजाय सेना के किनारों पर हमला किया। वो तेजी से तीर चलाते और पीछे हट जाते। हाथियों वाली सेना इस रफ्तार का सामना नहीं कर पाई। रिजल्ट बिल्कुल साफ था। यशोवर्मन की करारी हार हुई। ललितादित्य ने सिर्फ कन्नौज को नहीं जीता, बल्कि उसने यशोवर्मन को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। उसने कन्नौज के राजा को अपना जागीरदार बनाया। इस जीत का मतलब सिर्फ ज़मीन हासिल करना नहीं था, लेकिन ललितादित्य ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि एक कूटनीतिक चाल चलते हुए यशोवर्मन के राज्य को तिब्बतियों के खिलाफ एक बफर स्टेज की तरह इस्तेमाल किया। इस जीत ने ललितादित्य को भारत की इकोनॉमिक धमनियों पर कब्जा करने का मौका दे दिया था। गंगा के मैदानों का टैक्स, फसलों की कमाई और ट्रेड का पैसा अब कश्मीर में जाने लगा। इसके बाद इन्होंने पूरब में बंगाल तक के राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ललितादित्य यहीं तक नहीं रुके। उत्तर भारत पर कब्जे के बाद उनकी नज़र दक्कन के पठार यानी दक्षिण भारत पर पड़ी। राज तरंगिणी बताती है कि ललितादित्य ने दक्षिण के राष्ट्रकूटों पर भी हमला किया। कल्हड़, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, वो लिखते हैं कि उनके सैनिकों ने दक्षिण समुद्र के तटों पर नारियल का रस पिया। मॉडर्न इतिहासकार इस डॉक्यूमेंट को दिग्विजय दिखाने की एक काव्यात्मक कल्पना मानते हैं। उस युग में इतनी दूर तक सेना ले जाना लॉजिस्टिक रूप से लगभग नामुमकिन था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसका मामला है। अगर ध्यान से देखें तो जंग में मिले सकूत खजाने से ललितादित्य ने कश्मीर को एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। युद्ध से धन मिला, उस पैसे से और बड़ी सेना बनी और फिर उस सेना से और भी बड़े युद्ध लड़े गए। ये सब कुछ ललितादित्य के मास्टर प्लान के हिसाब से चल रहा था। इन्होंने जंग में जीते गए धन से परिहासपुर नाम का एक शहर बसाया। इसे मुस्कुराता हुआ शहर कहा जाता था। कश्मीर में पैसा पानी की तरह बह रहा था। बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे, बाढ़ रोकने के लिए नहरें साफ की जा रही थी, सिंचाई के लिए बड़े बड़े वाटर व्हील बनाए जा रहे थे। कुल मिलाकर कश्मीर तरक्की कर रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा सामने से नहीं, बल्कि बर्फीले पहाड़ों के उस पार से आने वाला है। साल 733 से लेकर 747 ईस्वी तक तिब्बत एम्पायर का खतरा कश्मीर पर मंडराता रहा। तिब्बत का यरलुंग राजवंश उस वक्त अपने पीक पर था। उनकी सेना बहुत ही खूंखार थी, जो ज़्यादा ऊंचाई और ठंड में लड़ने के लिए ही बनी थी। वो सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तिब्बतियों का अगला निशाना सीधा कश्मीर था। ये ललितादित्य की लाइफ का सबसे बड़ा और भयानक इम्तिहान था। अगर तिब्बती सेना कश्मीर में घुस जाती तो ललितादित्य का सारा एम्पायर एक झटके में राख हो जाता। तिब्बतियों की तादाद और ताकत का अंदाज़ा ललितादित्य को बखूबी था। वो जानता था कि अपनी भाड़े की सेना के दम पर वो इतने बड़े तिब्बती साम्राज्य को अकेले नहीं रोक सकते। तब इन्होंने अहंकार छोड़कर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का सहारा लिया। ललितादित्य ने चीन के तांग सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा और खुद को तांग एम्पायर का सहयोगी या जागीरदार बताते हुए मिलिट्री हेल्प मांगी। तांग सम्राट ने खुश होकर उसे कश्मीर के राजा की ऑफिशियल उपाधि तो दी, लेकिन लॉजिस्टिक वजहों से सेना नहीं भेजी। असल में तांग एम्पायर अपनी सेना को हिमालय के पार इतनी दूर भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अब कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि ललितादित्य अकेले पड़ चुके थे। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर तिब्बत की उस मिलिट्री के सामने अकेले भिड़ जाए। ललितादित्य ने दूसरा रास्ता चुना। इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीर पंजाल और हिमालय की जमा देने वाली ठंड में एक भयानक युद्ध हुआ।
ललितादित्य ने अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाया। उनकी सेना वहां के सभी रास्तों को जानती थी। इन्होंने तिब्बतियों की सप्लाई लाइन काट दी और उन्हें एक ऐसी हार दी जिसकी गूंज सेंट्रल एशिया तक सुनाई दी। ये जीत इतनी बड़ी और मुश्किल थी कि कल्हड़ बताते हैं कि इस जीत की खुशी में कश्मीर में चैत्र महीने के दूसरे दिन को नेशनल हॉलीडे तक घोषित कर दिया गया। इस दिन लोग तिब्बत पर जीत का जश्न मनाया करते थे। राजतरंगिणी दावा करती है कि ललितादित्य ने शिनजियांग के तुर्फान और कूचा से भारी धन लूटा, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि ललितादित्य की बेहिसाब दौलत और 3600 किलो चांदी की मूर्तियों का असली सोर्स सेंट्रल एशिया की लूट से ज़्यादा उत्तर भारत यानी कन्नौज का खजाना और सिल्क रूट के ट्रेड पर उसका कड़ा कंट्रोल था। अब दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। साल 761 ईस्वी में ललितादित्य की मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो गई। कल्हड़ लिखते हैं कि वो किसी दूर देश में लड़ते हुए मारे गए या बर्फीले तूफान में गायब हो गए। लेकिन असल में जब भी कोई राजा अपनी सेना को उसकी बर्दाश्त की सीमा से बहुत दूर और भयानक ठंड में ले जाता है तो अक्सर लॉजिस्टिक फेलियर और सेना में बगावत होती है। ये मिस्टीरियस कहानियाँ शायद उसी बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर को छिपाने का तरीका थी। लेकिन यह तय है कि उनकी मौत के बाद कश्मीर का जो गोल्डन दौर था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उनके बाद गद्दी पर बैठने वाले कमजोर राजा विदेशी भाड़े के सैनिकों को संभाल नहीं पाए। कुछ ही सालों में कश्मीर वापस अपनी घाटी तक सिमट कर रह गया। लेकिन दोस्तों, ललितादित्य की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इतिहास हम आज पढ़ते हैं असल में उस पर सबसे बड़ा विवाद आज भी जारी है। ललितादित्य के इतिहास का सबसे बड़ा सोर्स कल्हड़ की राजतरंगिणी है। हालांकि चाइना के तांग राजवंश के समकालीन दस्तावेज यानी तांग एनाल्स भी उनकी डिप्लोमेसी के बहुत ही पक्के और निष्पक्ष सबूत रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। कल्हड़ ने यह किताब ललितादित्य की मौत के करीब 400 साल बाद लिखी। तो सवाल है कि क्या हम एक ऐसे इतिहासकार पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं जो घटना के 4 सदी बाद किसी के बारे में लिख रहा हो। आधुनिक इतिहासकार इस पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। कल्हड़ अपनी किताब में लिखते हैं कि ललितादित्य एक दिग्विजयी सम्राट था। दिग्विजयी मतलब वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया। कल्हड़ के मुताबिक वो रेगिस्तान को पार करके सेंट्रल एशिया में काफ़ी अंदर तक घुस गए और दक्षिण भारत के समंदर तक अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन जब हम इस कहानी को उस दौर के विदेशी रिकॉर्ड से मिलाते हैं तो एक दूसरी सच्चाई सामने आती है। प्रोफेसर तानसेन सेन जैसे आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि साल 725 में कोरियाई भिक्षु हायोचो कश्मीर आया था। हायोचो और तांग राजवंश के चाइनीज रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सेंट्रल एशिया के जिन शहरों को जीतने का दावा कल्हड़ कर रहे हैं वो शहर असल में उस दौर में चाइना के सख्त कंट्रोल में थे। वहाँ कोई कश्मीरी राजा राज नहीं कर रहा था। तो सवाल है कि कल्हड़ ने अपनी किताब में इतना बड़ा झूठ क्यों लिखा। इसे समझने के लिए हमें 12वीं सदी के कश्मीर की पॉलिटिकल कंडीशंस को समझना होगा। कल्हड़ जिस वक्त राजतरंगिणी लिख रहे थे उस वक्त कश्मीर अंदर से टूट रहा था। इकोनॉमी खराब थी, राजा बहुत कमज़ोर थे और जनता में बहुत ज़्यादा निराशा थी। ऐसे में एक निराश जनता को उम्मीद देने के लिए कल्हड़ ने ललितादित्य की जीतों को बढ़ा चढ़ाकर एक विश्व विजय का नाम दिया। ये एक तरह का हिस्टोरिकल प्रोपेगेंडा आप समझ सकते हैं। कल्हड़ कश्मीरियों को उनके पुराने गौरव की याद दिलाकर उनमें जोश भरना चाहते थे। ललितादित्य ने सेंट्रल एशिया में कुछ लड़ाइयाँ ज़रूर जीती थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी कोई महानता नहीं है, लेकिन उसने पूरे सेंट्रल एशिया पर कभी भी रूल नहीं किया। एक और कड़वा सच ये है कि ललितादित्य का वो सुनहरा दौर असल में आम जनता के लिए बहुत भारी भी पड़ा था। ललितादित्य ने एक बहुत ही क्रूअल और सोची समझी पॉलिसी लागू की थी। इन्होंने आदेश दिया था कि किसी भी गांव वाले के पास 1 साल से ज़्यादा का अनाज और पैसा नहीं बचना चाहिए, ताकि वो कभी भी इतने ताकतवर ना हो सकें कि इस राज्य के खिलाफ ही हथियार उठा लें। अब ये महज एक आर्थिक मजबूरी नहीं थी, ये सत्ता को अपनी मुट्ठी में जकड़े रहने का खौफनाक तरीका था। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से सफ़ेद या काला नहीं होता। ललितादित्य एक बहुत ही महान स्ट्रेटजिस्ट जरूर थे, लेकिन उनके एम्पायर में आम आदमी के खून पसीने पर टिका हुआ एक इकोनॉमिक बुलबुला था, जिसे एक न एक दिन फूटना था। एक और चौंकाने वाला सच ललितादित्य की सेना को लेकर है। हम अक्सर भारत के इतिहास को हिंदू राजा बनाम विदेशी के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि पुराने राजा सिर्फ अपने धर्म के लोगों पर भरोसा करते होंगे, लेकिन ललितादित्य ने अपनी सेना का सेनापति एक विदेशी आदमी को बनाया। 8वीं सदी की पॉलिटिक्स में धर्म से ज़्यादा अहमियत
ताकत और स्ट्रेटजी की होती थी। ललितादित्य को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सेनापति कौन से भगवान को मानता है या वो किस देश से आया है। उन्हें सबसे बेहतरीन हथियार और किसी भी कीमत पर जीत चाहिए होती थी। ललितादित्य के सपनों का शहर था परिहासपुर। जहाँ जहाँ से उन्होंने जंग जीती वहाँ से मिले पैसे से इन्होंने इस शहर को सजाया था। लेकिन इनकी मौत के कुछ ही दशकों बाद ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। शहर को किसी दुश्मन ने नहीं उजाड़ा, बल्कि एक इंजीनियर की गलती और भूगोल ने इसे खत्म कर दिया। 9वीं सदी में राजा अवंती वर्मन के इंजीनियर सुइया ने बाढ़ रोकने के लिए झेलम का रास्ता जानबूझकर बदल दिया। इससे हुआ यह कि परिहासपुर में सूखा पड़ गया। इसके बाद शंकर वर्मन जैसे राजाओं ने इस शानदार शहर के मंदिरों को तोड़ा। उनके पत्थरों से उन्होंने अपनी नई राजधानियां खड़ी कर ली। ऐसे ही इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मार्तंड सूर्य मंदिर। इसका अंत भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ललितादित्य की मृत्यु के करीब 700 साल बाद 15वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश दिया। सुल्तान सिकंदर बुतशिकन की सेना ने मंदिर के भारी पत्थरों को चटकाने के लिए इसके अंदर लगातार कई महीनों तक लकड़ियां जलाई। आग ने इस ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया और फिर बची खुची कसर कश्मीर की फॉल्ट लाइन पर आए भयानक भूकंपों ने पूरी कर दी, जिन्होंने इन कमजोर हो चुके खंभों को पूरी तरह से जमीन पर ला गिराया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ललितादित्य मुक्तापीड सच में एक महान हीरो थे? क्या उन्हें भारत का सिकंदर कहना सही है? मेरे हिसाब से हाँ, उन्हें भारत का सिकंदर कहा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम किसी के भी इतिहास को बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। ललितादित्य ने नो डाउट भारत के एक बड़े हिस्से पर रूल किया। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया। उन्होंने सेंट्रल एशिया में भी कुछ जगहों पर जीत हासिल की। इसी वजह से उनको महान शासकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इतिहास को कभी भी ब्लैक एंड वाइट की श्रेणी में मत रखिए। अगर आप किसी राजा को महान बताने की कोशिश करेंगे या अगर आप कहते हैं कि ये राजा सबसे महान था, तो उस राजा ने भी अपने शासन को चलाने के लिए, बचाए रखने के लिए कई ऐसे स्टेप लिए होंगे जिनसे आप उनकी बातों से असहमति जताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से उन्होंने किसानों के ऊपर बर्बरता की, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि उनके पास 1 साल से ज़्यादा की सेविंग न रह जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर ज़्यादती थी। राजा को अपना राज चलाने के लिए किसी भी हद तक गुजरना होता था और वही काम ललितादित्य ने किया और यही काम दुनिया भर के तमाम राजाओं ने किया। बात यह है कि महान की श्रेणी में हम उनको इसलिए रखते हैं क्योंकि चाइना की तरफ बहुत ही कम राजाओं ने भारत से जाकर लड़ाई लड़ी है और ललितादित्य को स्वयं चाइना के एक राजा ने कश्मीर का राजा नाम से उपाधि दी है। तो इस वजह से ललितादित्य एक महान राजा की श्रेणी में आते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड का जो इतिहास है वो सिर्फ जंग, खून या जीत की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के उस जुनूनी पागलपन की भी कहानी है जिसने अपनी भौगोलिक सीमाओं को मिटाने की कोशिश की। इन्होंने डिप्लोमेसी, विदेशी तकनीक और अपनी क्रूरता के दम पर 47 साल तक ज्योग्राफी को भी अपने कदमों पर झुकाए रखा। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि कश्मीर सिर्फ एक पीसफुल वैली नहीं है बल्कि एक धधकता हुआ ज्वालामुखी भी बन सकता है। और आपको पता ही है कि इतिहास और ज्योग्राफी की जंग में ज्योग्राफी की जीत अक्सर जल्दी हो जाती है। आज का कश्मीर भी अगर आप देखें तो वो भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच उसी जियोपॉलिटिकल रस्साकसी का हिस्सा है जिसका सामना 747 ईस्वी में ललितादित्य ने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब कश्मीर एक मोहरा नहीं था बल्कि खुद एक खिलाड़ी की भूमिका में होता था। अब आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com।
लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।